हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आया हूँ एक नया टॉपिक लेके जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज मैं जो टॉपिक चूज किया हूँ दैट इज क्लास 11 से आफ्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आता है एंड दैट इज योर फ्रिक्शन। ठीक है ना, फ्रिक्शन वाला जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा बहुत आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कितना टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, कैसे हम फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं बॉडी का, इसके बारे में थोड़ा बहुत आज इंटरेस्टिंग सा चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। दैट इज फ्रिक्शन। ओके, तो व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन कब एक्ट करता है एक बॉडी के ऊपर, हम लोग देखते हैं। मान लो कि एक बॉडी है, एक सरफेस है और उसके ऊपर एक बॉडी रखा गया है। ओके, सो एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखा गया है। ओके, ये एक सरफेस है, कोई भी सरफेस हो सकता है, जमीन हो सकता है, रोड हो सकता है, टेबल हो सकता है, आइस हो सकता है, क्या लकड़ी का प्लैंक हो सकता है, उसके ऊपर हमने एक बॉडी को रख दिया। ओके, ये रेस्ट में है, मतलब ये आगे नहीं जा रहा है कि कहीं पे नहीं जा रहा है। अभी इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, आपको अगर कोई पूछे कि अगर एक बॉडी है और उसको एक सरफेस में रखा गया है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है। ओके, देखते हैं। बॉडी का मास अगर m है, तो बॉडी सरफेस के ऊपर उसका क्या लगा रहा होगा, वेट। ठीक है ना, वेट भी क्या है, फोर्स है, तो उसका वेट बॉडी लगा रहा होगा किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो बॉडी सरफेस के ऊपर मतलब नीचे की तरफ, बॉडी सरफेस के ऊपर लगा रहा है mg, दैट इज mg नीचे लग रहा है। सरफेस बॉडी के ऊपर भी एक फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज ऐसे इस तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा। तो जो सरफेस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। इस केस में व्हेन एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर बॉडी को रखा गया है तो नीचे लग रहा है वेट, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट केस लेते हैं। मान लो एक इंक्लाइंड सरफेस है, ऐसे इस तरह से, ये है सरफेस, ये एक इंक्लाइंड प्लैंक है या कुछ भी है, यहाँ ये एंगल थीटा है और यहाँ पे एक बॉडी को हमने रख दिया, यहाँ पे एक बॉडी को रख दिया जिसका मास है m। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ध्यान से, वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, मतलब वेट हमेशा नीचे की तरफ। तो वेट तो चलो ऐसे नीचे की तरफ लगा, इधर लगा mg। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस 90 डिग्री बना के ऊपर देता है, तो सरफेस से 90 डिग्री में लगता है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सरफेस से 90 डिग्री में लगता है नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया सरफेस से 90 डिग्री में नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अगर mg का हम दो कंपोनेंट लेंगे, जैसे हम जानते हैं एक वेक्टर का दो कंपोनेंट ले सकते हैं, तो mg का भी दो कंपोनेंट ले सकते हैं। बिल्कुल, mg का इधर वाला एक कंपोनेंट ले सकते हैं और इधर एक कंपोनेंट ले सकते हैं। ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये वाला ट्राइंगल को देखो, ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा और ये टोटल 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा थीटा। सही है, दैट इज mg और इधर थीटा लगा हुआ है, जिधर थीटा लगा हुआ होता है उधर कंपोनेंट cos थीटा, जिधर थीटा लगा हुआ नहीं रहता उसका कंपोनेंट sin थीटा। तो इस तरफ का कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और इस तरफ का कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन बराबर हो गया था क्या, mg। इसको मान लेते केस 1 में आपका नॉर्मल रिएक्शन बराबर था mg, मतलब वेट था, mg दैट इज वेट था। केस 2 में, ये वाला केस में अगर इंक्लाइन प्लेन में एक बॉडी को रखा गया है
तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बराबर हो गया आपका mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg cos थीटा। हॉरिजॉन्टल हो गया, इंक्लाइन हो गया। अभी वर्टिकल में अगर देखा जाए तो इस तरह से मान लो केस 3 एक वॉल है, केस 3 एक वॉल है, और वॉल में एक बॉडी ऐसा है, ये मास m का बॉडी ऐसा है। ऑब्वियस सी बात है, वेट नीचे ही लगता है, तो वेट तो नीचे लगेगा mg। और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस से 90 डिग्री बना के बॉडी के ऊपर, सरफेस से 90 डिग्री बना के बॉडी के ऊपर, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ तो वेट का कोई संबंध यहाँ पे नहीं है। अगर नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट लोगे या mg का कंपोनेंट लोगे तो mg cos 90 हो जाएगा। cos 90 बराबर 0 होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ वेट का यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसे बॉडी तो नहीं रह पाएगा, वॉल में नीचे आ जाएगा। उसको वहां पे होल्ड करके रखने के लिए हमको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल यहाँ पे देना पड़ेगा। ऑब्वियसली बॉडी को ऐसे वॉल में चिपका के रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे वो एक्सटर्नल आप दे रहे हो बोल के बॉडी वहां पे मेंटेन है, वहां पे बना हुआ है। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन बराबर एक्सटर्नल फोर्स होता है। नॉर्मल रिएक्शन बराबर एफ एक्सटर्नल, जितना फोर्स आपने लगाया वो होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन जाने से पहले ये नॉर्मल रिएक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट अभी हम आएंगे फ्रिक्शन का डेफिनेशन के ऊपर कि फ्रिक्शन ये क्या होता है। ये हो गया, पॉज करके या फ्रीज करके वीडियो को आप लोग नोट राइट डाउन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज योर डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर एक बॉडी है किसी भी सरफेस में जाए, हॉरिजॉन्टल सरफेस में जाए, इंक्लाइन सरफेस में जाए, या ऐसे वर्टिकली ऐसे वॉल में फिसल के नीचे आए, व्हाटएवर, हम जनरल केस में देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसमें एक बॉडी रखा गया है जिसका मास है m। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखा गया है जिसका मास है m। अभी हमने इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू किया, इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू किया, बाहर से फोर्स लगाना शुरू किया। कोई भी बॉडी को मान लो कि बॉक्स है, बड़ा सा बॉक्स है, या बस खड़ी है, कुछ भी है, एक आदमी जाके बस को ठेलेगा तो बस थोड़ी ना आगे जाएगा, बस तो आगे नहीं जाएगा, लेकिन फोर्स तो लगा रहा है। बस है, रोड पे खड़ी है, एक छोटा सा बच्चा गया और बस के ऊपर फोर्स लगाया, आगे की तरफ ठेला, तो फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। ओके, लेकिन बस थोड़ी ना जाता है, बस तो नहीं जा रहा है, फोर्स लग रहा है लेकिन बस आगे नहीं जा रहा है। मतलब नेट फोर्स बराबर कितना है? 0 है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर बस आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्या आपका नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स अगर 0 है तो इसको ये F तो आगे लग रहा है, मतलब पीछे की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, तब जाके आपका नेट फोर्स 0 हो पा रहा है। दिमाग में ये आया कि बस आगे नहीं जा रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं, बच्चा फोर्स लगा रहा है, फिर भी बस आगे नहीं जा रहा है, मतलब पीछे की तरफ कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जिसके वजह से नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। तो बॉडी जिधर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया या जिधर मूव करना चाहिए, फोर्स इधर लगा रहे हो तो बॉडी को आगे जाना चाहिए, टेंड टू मूव, बॉडी टेंड टू मूव, उधर करना चाहिए। तो जिस तरफ बॉडी टेंड टू मूव करना चाहता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल टू द सरफेस लगता है एक फोर्स, उसको बोलते हैं अपन फ्रिक्शन। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल टू द सरफेस लगता है एक फोर्स और उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। या बॉडी अगर मोशन कर रहा है, मान लो कि या तो बस केस था, अगर बस मूव भी किया, बस मान लो 5 या 10 जन एक साथ उसको ठेले तो बस मूव किया तो क्या हुआ, उसको अगर फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो थोड़ी ना बस भाग जाएगा अमेरिका, नहीं जाएगा, वो क्या होगा, थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा। तो बस क्यों रुका? क्योंकि बस मूव जिधर कर रहा है, मोशन भी जिधर कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है बोल के बस कुछ देर जाने के बाद वो
थोड़ा क्या हो जा रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है, बिल्कुल। तो बॉडी आइदर टेंड टू मूव करे, जाने का कोशिश करे, या बॉडी मोशन करे, बॉडी मोशन करे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल टू द सरफेस लगता है एक फोर्स, और उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या हमेशा मोशन करेगा बॉडी तब जाके फ्रिक्शन लगेगा? नहीं, बॉडी जिधर मूव करना चाहता है या जिधर फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन लगता है, पैरेलल टू द सरफेस। सही है, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे फ्रिक्शन का प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कितने टाइप का फ्रिक्शन है? मेनली आपका फ्रिक्शन दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर दिए। फ्रिक्शन को दो पार्ट में हमने बांट दिया। क्या क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। दैट इज फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड सेकंड इज काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन। ओके, सो फ्रिक्शन दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तो बॉडी अगर स्टैटिक में है, रेस्ट में है, तब उसके ऊपर लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, और बॉडी अगर मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तब उसके ऊपर लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। मूव किस किस तरह से करता है? बॉडी अगर एक सरफेस के साथ स्लाइड होके भी जा सकता है, और उसके ऊपर रोल करते हुए ऐसे रोटेशनल मोशन में भी जा सकता है। तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन दो प्रकार के, काइनेटिक फ्रिक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा हो गया आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमने जान लिया कि फ्रिक्शन बॉडी जिधर जाना चाहता है या जिधर मोशन करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल टू द सरफेस लगता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फ्रिक्शन को हम दो प्रकार में मेनली बांट देते हैं, दैट इज वन इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दूसरा हो गया डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बिकॉज द बॉडी कैन क्या टेंड टू मोशन या मोशन कर सकता है इन टू वेज, it can slide over the surface और it can roll over the surface। तो इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ गया और रोलिंग फ्रिक्शन आ गया। बहुत बढ़िया। तो पहले हम देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हेडिंग दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में से डिस्कस करेंगे। ओके, स्टैटिक नाम ही बता रहा है कि बॉडी रेस्ट में है। स्टैटिक मतलब रेस्ट, मतलब बॉडी जब रेस्ट में रहेगा, मोशन नहीं करेगा, तब लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। कब? मान लो एक बॉडी है, चलो सही है, इसके ऊपर मान लो 0.1 न्यूटन का फोर्स लगा, इसके ऊपर मान लो 0.1 न्यूटन का फोर्स लगा, बॉडी नहीं गया। क्या है? मान लो ये ऐसा है, बॉडी है, इसके ऊपर एक चींटी आके इसके ऊपर फोर्स लगाया, मान लो 0.1 न्यूटन, बॉडी नहीं गया। मतलब इधर कितना लग रहा है? आगे लग रहा है 0.1, पीछे कितना लग रहा है बोल के नेट फोर्स 0 हो गया, 0.1। ऑब्वियस सी बात है कि आगे अगर 0.1 लग रहा है, पीछे भी 0.1 लग रहा है, तब जाके आपका टोटल फोर्स 0 हो गया। उसके बाद मान लो दो चींटी आके लगाए 0.1, 0.1, 0.2, तब भी ये बोतल मूव नहीं किया। 0.2 जब लगा तब भी ये वाला बोतल या ये वाला बॉडी मान लो मूव नहीं किया। मतलब क्या? यहां पे फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है भाई? 0.2। मान लो 0.3 लगा तब भी ये बॉडी मूव नहीं किया, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? 0.3। फिर लगाया 0.4, तब भी बॉडी मूव नहीं किया, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ गया? 0.4। ऐसे करते करते मान लो 0.9 न्यूटन लगा, तब भी बॉडी मूव नहीं किया,
तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है 0.9। मान लो कि जब 1 न्यूटन लगा, 1 न्यूटन जब लगा तब बॉडी थोड़ा सा उस जगह से हिला, मतलब आगे बढ़ने के लिए टेंड टू मूव, ठीक है। तो दैट वैल्यू ऑफ, तो 1 न्यूटन आया, ठीक है ना, तो बॉडी जाने का कोशिश किया, जाने का स्टार्ट किया वहां से। तो पहले जो फ्रिक्शन था, जितना फोर्स लगा रहे थे उतना फ्रिक्शन हमको मिलता था, मतलब उस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे क्या, जब बॉडी रेस्ट में था, पहले का जो कंडीशन था बॉडी रेस्ट में था, जितना फोर्स लगा रहे थे उतना फ्रिक्शन हमको मिल रहा था, सही है। मतलब उस फ्रिक्शन को बोलते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। रेस्ट में जो फ्रिक्शन आता है हम उसको बोलते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड इट क्या, ये स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को बैलेंस करता है, खुद को इक्वेट करता है विथ द अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना। अप्लाइड फोर्स धीरे 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 बढ़ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी धीरे 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 बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, रीएकोमोडेट itself with the applied force। अप्लाइड फोर्स जितना बढ़ रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को रीएकोमोडेट उतना ही बना रहा था, ताकि बॉडी मूव ना करे। आगे अगर 0.5 लग रहा था, पीछे 0.5, आगे 0.8, पीछे 0.8, सही है, ओके। कब तक जब तक 1 न्यूटन नहीं आ जाए, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है इस केस में, 1 न्यूटन। और वो फोर्स, वो अप्लाइड फोर्स जहां पे बॉडी क्या मूव करना शुरू किया, उतना ही फ्रिक्शन हो सकता है किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। और वो मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। द नेक्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ static friction is called limiting friction। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफएस मैक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद बहुत सारा बॉडी को लेके एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा ये गया कि बॉडी मान लो ऐसा है, बॉडी ऐसा है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जितना आया, बॉडी ऐसे कर दिया गया और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू उतना ही आया। मतलब सरफेस एरिया कितना कांटेक्ट में है उसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। हाँ, ये डिपेंड करता है क्या, किसके ऊपर, नेचर ऑफ द सरफेस। मान लो आइस है, स्मूथ है, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या कम आ सकता है, और अगर रफ है, कंक्रीट वाला है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा आ सकता है, ओके। सो सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये देखा गया कि एफएस मैक्स मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। बताया था, अगर ऐसा है तो mg, ऐसा है तो mg cos थीटा, ऐसा है तो अप्लाइड फोर्स देख लेना कि नॉर्मल रिएक्शन कितना कितना आया है। तो fs max is directly proportional to n and that is fs max बराबर mu s into n। fs max बराबर mu s into n and where mu s is called coefficient of static friction, coefficient of static friction। ये fs max है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज fs, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू mu s n। ये वाला चीज को थोड़ा सा
ध्यान से देखना, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू से क्या छोटा या इक्वल टू रहता है। ओके, दिस इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये खुद को रीएकोमोडेट करता है विद द फोर्स अप टू द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सही है। नेक्स्ट आ गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके, काइनेटिक मतलब बॉडी मोशन कर रहा है, तो बॉडी मोशन जब करना शुरू किया, बॉडी मोशन किया, इसके ऊपर फोर्स लगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस ये फोर्स लगा तो ये एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, और फ्रिक्शन आपका पीछे लगेगा एफ सबस्क्रिप्ट के, क्योंकि बॉडी मोशन कर रहा है तो उसको फ्रिक्शन का वैल्यू को हम स्मॉल एफ सबस्क्रिप्ट के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। देखा ये गया कि एफ के इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एंड एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। एफ के बराबर म्यू के इंटू एन, वेयर म्यू के इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के बराबर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये देखा गया और कि योर स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों? एक बॉडी रेस्ट में है, एक बॉडी रेस्ट में है, ओके, इसको मूव कराने के लिए जितना फोर्स आप अप्लाई करना पड़ेगा, दो केस देखो, ध्यान से थोड़ा सोचो। ये बॉडी रेस्ट में है, उसको मोशन कराने के लिए आपको जितना फोर्स अप्लाई करना पड़ा, ये बॉडी अगर ऑलरेडी मोशन कर रहा होता, उसको मेंटेन रखने के लिए या उसको कुछ करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स चाहिए, या इसका मोशन को स्टार्ट कराने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्ट कराने के लिए, मोशन को स्टार्ट कराने के लिए आपको ज्यादा फोर्स का जरूरत है। तो इसीलिए आपका काइनेटिक या सॉरी आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू से ज्यादा होता है। तो अगर एफ एस मैक्स इज ग्रेटर देन एफ के, तो यहां से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? दैट इज एफ एस मैक्स बराबर म्यू एस एन, इज म्यू एस एन इज ऑल्सो ग्रेटर देन योर म्यू के एन, एन दोनों साइड से कट गया, इज म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। दैट इज योर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सही है। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन के बारे में बेसिक चीजें। दो चीज और इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ध्यान से बच्चों, ओके, देखो एक सरफेस है, ओके, सरफेस है, उसके ऊपर हमने बॉडी रख दिया, मास m, सरफेस इसके ऊपर लगाया नॉर्मल रिएक्शन, बहुत बढ़िया, नॉर्मल रिएक्शन। इधर मान लो बॉडी टेंड टू मूव करना चाहता है, टेंड टू मूव या मूव करना चाहता है, मोशन करना चाहता है इधर, तो इधर लगने वाला है, सॉरी, इधर पैरेलल टू द सरफेस लगने वाला है फ्रिक्शन, ओके, फ्रिक्शन F। सही है। तो इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? इनका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा, ऐसे आएगा, ऑब्वियस सी आएगा। मान लो R, मान लो तो जो इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इधर लग रहा है आपका फ्रिक्शन, तो इधर लगेगा क्या? जो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा R उधर लगेगा। ये R को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, R को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। सही है। अगर R फोर्स यार, ओके,
तो आर हो गया कांटेक्ट फोर्स। तो आप क्या बोल सकते हो, अगर ये एंगल को हमने मान लिया थीटा, ये वाला एंगल को हमने अगर मान लिया थीटा, तो आर कॉस थीटा बराबर आ गया एन, आर कॉस थीटा बराबर आ गया एन, एंड इधर थीटा लगा हुआ नहीं है तो आर साइन थीटा बराबर आ गया फ्रिक्शन। मतलब यहाँ पे तो टेंड टू मूव, मतलब मूव अभी तक नहीं किया है, तो हम मान सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, दैट इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा बराबर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन मान लिया। दैट इज आप दिस बाय दिस कर दो, दिस बाय दिस कर दो, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर साइन बाय कॉस थीटा, आर आर तो कट गया ना, तो साइन बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। और आप जानते हो जो एफएस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम का डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, म्यू एस इंटू एन लिख सकते हो। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू को हम पुट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से म्यू एस बराबर एफ एस बाय एन लिख सकते हैं, म्यू एस बराबर एफ एस बाय एन लिख सकते हैं। तो एफ एस बाय एन की जगह में म्यू एस लिख सकते हैं, दैट इज टेन थीटा बराबर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सही है, एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट उसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट्स ही होता है नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। कांटेक्ट फोर्स का सरफेस से नॉर्मल वाला कंपोनेंट को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स का सरफेस से पैरेलल वाला जो कंपोनेंट आता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। अगर इन दोनों इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर आ जाएगा। अरे आगे ना, दोनों को स्क्वायर करके अगर प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, यहां से आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर, दैट इज आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज कांटेक्ट फोर्स बराबर नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर का रूट ओवर आ गया। एंड दिस थीटा इज कॉल्ड क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये हो गया कांटेक्ट फोर्स। सही है, नेक्स्ट आ गया आपका एंगल ऑफ रिपोज क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो ध्यान से, एंगल ऑफ रिपोज। मान लो कि ऐसा था सरफेस और ऐसा इतना इंक्लाइनेशन था, इतना इंक्लाइनेशन था, तो यहां पे आपने एक बॉडी को रख दिया मान लो, तो बॉडी फिसला नहीं, इधर नहीं आया, फिर आपने इंक्लाइनेशन को थोड़ा सा बढ़ाया, फिर आपने इंक्लाइनेशन को थोड़ा सा बढ़ाया और यहां पे फिर बॉडी को रख दिया, मान लो फिर भी नहीं फिसला, फिर भी नहीं आया, वहीं पे फिक्स है, फिर इंक्लाइनेशन को थोड़ा सा आपने बढ़ाया, मान लो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपने मान लो यहां तक जब ले आए तो बॉडी इधर फिसलना शुरू किया, बॉडी इधर फिसलना शुरू किया, वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जहां पे बॉडी इधर फिसलना शुरू करता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। सही है, वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जिसमें बॉडी फिसलना शुरू करता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। सही है, तो इसका मास अगर m है, इधर लगता है mg, आप जानते हो, इधर लगता है mg cos थीटा, बताया था जो पहले जो नॉर्मल रिएक्शन वाला केस में, और इधर लगता है mg sin थीटा। सही है, बिल्कुल सही है। हम मान सकते हैं यहां पे
बॉडी इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा, पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस से पैरेलली फ्रिक्शन उधर लग रहा होगा। बिल्कुल, कौन सा फ्रिक्शन होगा? ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, बॉडी मूव करेगी। और इधर लगता है आपका नॉर्मल रिएक्शन, हमेशा सरफेस से 90 डिग्री बना के। तो यहां पे n बराबर आप लिख सकते हो mg cos थीटा, n बराबर mg cos थीटा, और फ्रिक्शन बराबर लिख सकते हो mg sin थीटा, फ्रिक्शन बराबर लिख सकते हो mg sin थीटा। तो दिस बाय दिस कर दोगे, mg sin थीटा बाय mg cos थीटा, mg कट गया, sin थीटा बाय cos थीटा। अच्छा, थीटा कैसे ले सकते हैं? एक मिनट देखो, ये अल्फा है तो ये cos अल्फा होगा और ये होगा mg sin अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये mg cos अल्फा, ये mg sin अल्फा। तो n बराबर mg cos अल्फा और f बराबर mg sin अल्फा। ओके, सही है, वहां पे सिर्फ अल्फा लिए हैं बोल के अल्फा लेंगे। सो f बराबर mg sin अल्फा, n बराबर mg cos अल्फा, दिस बाय दिस कर देंगे, mg कट गया, sin अल्फा बाय cos अल्फा बराबर tan अल्फा आ गया। तो tan अल्फा बराबर f बाय n, और f के काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, दैट इज f के बाय n क्या आता है? म्यू के, दैट इज इक्वल्स टू tan अल्फा बराबर म्यू के। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब अल्फा को बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज, और tan अल्फा बराबर होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या जब बॉडी मूव करने लगे तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये थीटा होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और tan थीटा बराबर वही होता है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब आप बोल सकते हो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है एंगल ऑफ रिपोज। सो आज हमने ये डिस्कस किया। कोई भी इसमें डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।